हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह। आप देख रहे हैं एमेच्योर फिजिसिस्ट और आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मोशन को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। ओके, तो फर्स्ट अपने सीट बेल्ट्स लगा लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो में हम पूरे मोशन को कवर करने वाले हैं क्लास 9th के। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको जाननी पड़ती हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर में। सो बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हम कब कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो मोशन जो है ना, वो एक रिलेटिव तथ्य है। रिलेटिव से मेरा कहने का ये मतलब है कि आप और आपके जो रिलेटिव्स हैं ओके, तो वो दोनों किसी न किसी तरह से अपने आप से कनेक्टेड हैं। जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके कजिन हो गए, तो वो आपसे किसी न किसी चीज़ में रिलेटिव है, यानी आपसे कनेक्टेड है। आपका एक भी मूव उनको अफेक्ट करता है। एम आई करेक्ट? ओके, सो हियर रिलेटिव मीन्स मोशन जो ऑब्जेक्ट है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि हम कह पाएंगे कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। सो वी से दैट मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमिना। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हियर इज अ हाईवे, कार ए एंड दिस इज कार बी। ओके, both are going in the same direction with same speed, that is v. okay, अब आप मुझे बता सकते हैं, और ये लोग एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किए थे, विच इज सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सो सी हियर, वो दोनों साथ में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, साथ में चलेंगे। तो आप अगर कुछ नोट करिएगा, मानिए आप रेस्ट में हैं और मैं मोशन में हूं, तो मैं ऐसे चलते चलते आपको देखूंगा, तो हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज अभी मेरे पास ये कैमरा है, तो अभी सपोज 1 मीटर है डिस्टेंस, पर मैं मूव कर रहा हूं, मैं चला जाऊंगा इधर। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हम दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर मेरा कैमरा भी सेम स्पीड से मेरे साथ मूव करेगा तो हम दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। हमारे बीच की डिस्टेंस हमेशा यही रहेगी जो है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं और मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस वक्त के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? रिफरेंस लिया जाता है यहां पर। एब्सोल्युटली हम नहीं बता सकते कि आप मोशन में हैं या फिर रेस्ट में हैं। हम ऐसे बता सकते हैं कि आप अपने टेबल के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, या फिर आप अपने फैन के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, या फिर रेस्ट में हैं। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अपना रेफरेंस पॉइंट लिया, आपने मुझे, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा क्या होता है। अब सबसे पहली बात, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो what is physical quantity? Anything which can measured is called physical quantity. Is that so? Okay, physical quantity, anything that can be measured. in physics कर देते हैं, in फिजिक्स जब मैंने पढ़ा था तो एक सर थे, उन्होंने लिखवाया था एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड इट इज यूज्ड टू स्टडी फिजिक्स। आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सब सही है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको अभी चर्चा नहीं करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चर्चा इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9th में हम वो डिस्कस करते हैं जो स्लाइटली इंपॉर्टेंट हो, बेसिक चीजें। ये थोड़ा सा हाई लेवल एडवांस्ड टॉपिक हो जाता है। तो यहां पर स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? सपोज मैंने आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है,
सपोज मैं अपना वेट ही ले लेता हूँ 66 kg. ओके, सो हेयर आप सभी को पता है कि मास का ये एक यूनिट है किलोग्राम. एम आई करेक्ट? दिस इज कॉल्ड यूनिट पोर्शन. यूनिट है. अब जो बचा ये 66 को हम क्या कहते हैं? जो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है, विच इज न्यूमेरिकल कंपोनेंट. न्यूमेरिकल कंपोनेंट, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड. तो सपोज मेरी हाइट भी अच्छी है, ऐसे मत सोचिएगा कि मैं इतना भारी भरकम हूँ 66 किलो. माई हाइट इज 5'10". ओके, 5 feet 10 inch. तो ये सब फालतू की बातें छोड़ते हैं. मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया और अब आपको पता है कि यहां पर इसके पास सपोज ऐसे यूनिट तो सबके पास होगा ही. यूनिट कंपोनेंट जो है वो वेक्टर के पास भी होगा. ओके, क्लियर? लेकिन हम देखते हैं ये वाला कंपोनेंट, न्यूमेरिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड, वो भी सबके पास होना पड़ेगा. सिर्फ यूनिट लेके कैसे पता चलेगा? कैसे किसी चीज को आप मेजर करेंगे सिर्फ यूनिट लेके, जिसपे कोई मैग्नीट्यूड ना हो, ना 0 ना 1 ना 2, कुछ भी नहीं. तो मैग्नीट्यूड इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और ये आपको याद रखना है फिलहाल के लिए. अगर आपको फील चाहिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. टोटल 7 वीडियोस लगे हैं मोशन कंप्लीट करने में. आपके पास समय हो तो आप जाके वो देख सकते हैं. मगर एग्जाम टाइम्स के रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे. सो आपको याद करना होगा कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस आपको ये याद करना होगा कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड प्लस डायरेक्शन होता है. अब ये डायरेक्शन क्या है इसे बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, इसी लेक्चर में थोड़े बाद में. तो मैग्नीट्यूड आपको स्केलर पता चल गया. तो जैसे मेरा ये मास है 66 kg, तो ये 66 kg के पास कोई डायरेक्शन है कि मैंने कहा कि 66 kg राइट में, 66 kg टॉप में, 66 kg लेफ्ट में, फ्रंट में, बैक में, ऐसा तो कुछ नहीं कहा. यानी इसके पास डायरेक्शन नहीं है. ये पूरा मिला के 66 kg है. हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं. सो दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ओके, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. ओके, नाउ हमने फिजिकल क्वांटिटीज देख ली. अब हम एक एक करके इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी बताता हूं. ओके, लेट्स सी द फाइट एंड एंजॉय इट. डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. दिस इज पॉइंट ए. नॉर्मल केसेस में जैसे हमारे रोड्स बने रहते हैं उसी पाथ को फॉलो करके हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ता है. सो व्हाट इज लाइक दैट? सो आई हैव टू रीच B. दिस इज 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter and this is 2 meter. सपोज ऐसे ही मैंने लिख दिया है और आप बता सकते हैं कि ये क्या है? यूनिट कंपोनेंट, यूनिट कंपोनेंट और ये न्यूमेरिकल कंपोनेंट. और यहां पर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है फिलहाल. तो ये है मेरा डिस्टेंस यानी स्केलर क्वांटिटी. सो लेट्स बिगिन. तो डिस्टेंस में क्या होता है ना, डिस्टेंस इज द ओरिजिनल पाथ फॉलोड. व्हाट इज डिस्टेंस? ओरिजिनल. मैंने आपको इतने सिंपल डिफिनीशन से दिए हैं कि आप डिफिनीशन देख के ही समझ जाइएगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट. ओरिजिनल पाथ फॉलोड. ओके, द मेजरमेंट ऑफ कह सकते हैं तो पूरी तरह से हो जाएगा, आपको एग्जाम में भी मार्क्स मिल जाएंगे. मेजरमेंट ऑफ ओरिजिनल पाथ फॉलोड यानी ओरिजिनल पाथ है 1 मीटर कवर किया, फिर you have turned left 1 meter, फिर you have turned left and then covered 1 meter, then you have turned about a certain angle and then you have covered 2 meter. Then what is the total distance you have covered? 1 plus 1 plus 1 plus 2. Am I correct?
विच इज इक्वेट्स टू 5 मीटर. दैट इज योर डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट पाथ टेकन. अब इसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा शॉर्टेस्ट पाथ टेकन. और आपको पता है पाथ टेकन, ये आप जरा सा सोचिए, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर जाना हो, मगर उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक स्ट्रेट लाइन. ओके, एकदम एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है. तो ए से बी जाने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता था. ओके, तो आप देख सकते हैं यहां तक तो मैं आ ही चुका हूं, यहां तक तो मैं आ ही चुका हूं यहां से, और एक्स्ट्रा रास्ता मुझे ये 1 मीटर और ये वाला कवर करना पड़ा. ये 1 मीटर और ये 1 मीटर मुझे कवर करना पड़ा, और टोटल ये था 6 मीटर. ये एक्स्ट्रा मुझे कवर करना पड़ रहा है. सो मेरा पाथ शॉर्ट हो गया, और ये था डिस्टेंस, ये था डिस्प्लेसमेंट. दोनों के SI यूनिट्स होते हैं मीटर. क्लियर? लेट्स क्लोज दिस चैप्टर. अब थोड़े से बेसिक फॉर्मूलाज जो आप बहुत जूनियर क्लासेस से सॉल्व करते आ रहे हैं, वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू, और एक बात, फिजिक्स में आपको कहीं भी डिस्टेंस मिलेगा तो वो d से नहीं डिनोट किया जाएगा, वो s से डिनोट किया जाता है. दिस इज डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्लियर? सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू, स्पीड को भी आप v से लिखेंगे, v इंटू टी. दिस इज, और अब ऐसे ही आप इसको इधर उधर करके s बाई टी, यानी डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड. ये सब आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. और सेम फॉर्मूलाज आपको डिस्प्लेसमेंट में भी है. बस ये जो वेलोसिटी और स्पीड का चक्कर है वो अब मैं क्लियर करता हूं. जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक अच्छा सा रोड, पॉइंट ए, पॉइंट बी. अब ओके सॉरी, पॉइंट क्या करूं मैं? ओके, रहने दो, यहीं रहते हैं. ठीक है. तो अब आप देखिए, ये रोड है ए, यहां से यहां तक आया, इस पॉइंट तक, जो कि है x मीटर, और बी भी यहां से यहां आया, जो कि है x मीटर ही है, सेम डिस्टेंस है. तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं होता है. तब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ सेम होता है. क्योंकि सिंपल टर्म्स में नोट में आप डाल सकते हैं कि वेलोसिटी इज व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड विथ अ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. ओके, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. ठीक है, क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको जाने में सपोज t सेकेंड्स लगे, तो a को जाने में यहां पर x डिस्टेंस और t टाइम, तो ये थी उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में इस पॉइंट तक जाने की, और b की थी x बाई टी. बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम साइन. और ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बोलूं माइनस एक्स बाई टी और इसमें भी लगा दूं माइनस एक्स बाई टी, तो इससे कोई मतलब नहीं है. आपको बस देख लेना है कि साइंस अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर? ओके, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं. बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स, मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ. ओके, सो अब B ने सोचा कि मैं उधर क्यों जाऊं, वो A भी तो उधर ही जा रहा है, अब मैं इधर जाके देखता हूं कि इधर क्या है. तो B पहुंच गया इस साइड, और इसका भी डिस्टेंस था x मीटर, और इसको इधर जाने में भी टाइम लगा टाइम लगा t. तो इसका डिस्टेंस, इसके स्पीड को आप बोल सकते हैं x बाई टी, मगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे. अगर आपने इस डायरेक्शन को लिया था पॉजिटिव,
तो इस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा नेगेटिव। आपको नंबर लाइन याद है, 0 से स्टार्ट होता था, इधर पॉजिटिव नंबर्स रहते थे, इधर निगेटिव। तो यहां से स्टार्ट हुआ है, इधर अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो अपोजिट साइड क्या लेना होगा, नेगेटिव। ओके, तो सेम नहीं है, इसके स्पीड तो सेम है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, किधर भी जाइए सेम मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो x बाई टी सेम है, मगर डायरेक्शन अलग है, वो प्लस में है और ये माइनस में है। या फिर मैं कह सकता था बस अपोजिट रखने से मतलब है, इस साइड भी आप माइनस रख सकते हैं, इस साइड प्लस रख सकते हैं, जो आपका मन करे, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, सो आई थिंक, और यहां पर डायरेक्शन जैसे ही चेंज होती है वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे स्पीड है, स्पीड तभी चेंज होगी जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये बात आप लिख लीजिए कॉपी में। और वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और या फिर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ फिर भी वेलोसिटी चेंज, या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ फिर भी वेलोसिटी चेंज, और तीसरा नंबर है और बोथ, यानी दोनों भी चेंज हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन के केस में लगातार डायरेक्शन चेंज होते रहता है, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं आ रहा हूं वहां पे। सो ये आपको पता चल गया, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेलरेशन। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं? छूटा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। एक्सेलरेशन, और आप अभी हाफ मोशन टॉपिक पे लगभग पहुंच चुके हैं। आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद ये सब हम देख रहे हैं। तो अब बारी आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से कहने का मतलब ये है कि रियली में तो हम कहना चाहते हैं कि स्पीड चेंज हुई है, और चेंज हुई है तो वो इंक्रीज हुई है। जैसे पहले आप चल रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन स्कूल पहुंचने में लेट हो सकता है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी साइकिलिंग या फिर जिस भी चीज से आप जाते हो तो उसको और फास्ट करना होगा। फास्ट करने से मेरा मतलब स्पीड इंक्रीज करनी होगी, तो स्पीड बढ़ा के आपने कर दी 10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। और आपको ये तो पता है कि समय कोई नहीं रोक सकता, टाइम नेवर स्टॉप्स। सो हम पर यूनिट टाइम लगा देते हैं। जैसे ये तो हुआ और इसमें कुछ टाइम भी गया हमारा, जैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड तो लगा ना, 5 से 10 स्पीड को बढ़ाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, टी टाइम लगा। तो ये भी इसके फॉर्मूले का पार्ट है, बस आपको ये समझना होगा अभी। क्लियर? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए डिफिनीशन है जो आपके बुक्स में होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अगर ये माइनस में जा रहा हो, जैसे मेरा मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड, आप बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं लेकिन फिर जल्दी जाइएगा तो आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट असेंबली के टाइम में एंटर करना है आपको। क्या तो पहुंच गए स्कूल लेकिन अब धीरे हो गए, या फिर आपको कोई फ्रेंड मिल गया नेक्स्ट टू यू ऑन द साइकिल, तो आप बात करते हुए जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड धीरे हो गई, आपने स्पीड कम कर ली, 5 थी 2 कर ली, इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा। क्लियर? तो इसको आप एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक न्यू वर्ड है हमारे पास, जो होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड को कम करना। ठीक है, एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको फॉर्मूले तक ले जाएगी, और ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने में भी आपकी हेल्प हो सकती है। वैसे सारे फॉर्मूलाज को अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे तो बहुत ही सिंपल होगा, आई स्वेयर। ओके, तो एक्सेलरेशन, या सपोज दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, अब आप यहां देखिएगा कि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू व्हाट?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब दो टर्म्स आपको मिलेंगे, एक u एक v। v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी से मेरा मतलब है ये नहीं जो आपकी जर्नी के एंड में था, वो जो आप बीच में वो जर्नी का सेगमेंट जहां पर आपने एक्सेलरेट किया या फिर रिटार्डेशन किया, तो वो करने के बाद जो स्पीड था, जैसे पिछले केस में हमने देखा 10 हो गया था हमारा स्पीड, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय v। और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कहने का मतलब है फाइनल का जस्ट अपोजिट, यानी स्टार्टिंग में, जर्नी के स्टार्टिंग में नहीं, उस सेगमेंट ऑफ जर्नी के स्टार्टिंग में जब आपने एक्सेलरेशन करना शुरू किया। तो वो तो हमारा बोथ केसेस में 5 था, और जब हमने रिटार्डेशन किया था तो 5 से 2 हो गया था। तो 2 और 10, दिस बोथ आर फाइनल वेलोसिटीज एंड दिस 5 इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, क्लियर? अब ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं पूछूं कि पहले 5 था, अब 10 हो गया आपका स्पीड, आपने एक्सेलरेट किया पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब टाइम तो चल ही रहा था, इसलिए मैं टाइम को ले रहा हूं। सो कितने स्पीड आपने बढ़ाई, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली आपको डिफरेंस निकालना होगा, यानी 10 माइनस 5। सो 10 माइनस 5 क्या है? 10 क्या था हमारा फाइनल वेलोसिटी मतलब v, और 5 है u, तो हम ये भी लिख सकते हैं v माइनस u। अब लास्ट बाकी है पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा था इसलिए पर यूनिट टाइम। अभी तक आपको सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और अभी तक बने हुए तो एक लाइक तो बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन हो गया है। अब एक्सेलरेशन में एक टॉपिक ये है, डायरेक्शन से मैं जुड़ी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो आई थिंक नहीं बताई जाती है, मुझे तो नहीं बताई गई थी, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। नोट, बहुत हेल्पफुल बात है ये, ध्यान दीजिएगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाए तो एक्सेलरेशन होता है। आप कहेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस? जैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो आपको पता है एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की। मतलब स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, वो आप डायरेक्शन से भी पता कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने अर्थ से बॉल को ऊपर फेंका, बॉल जा रही है ऊपर, यानी मूवमेंट है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता आप बताइएगा। अब नीचे जा रही है बॉल, ओके सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है, कुछ आइडिया है कि अर्थ भी खींचती है ऊपर जाने वाली चीजों को, तो खींच रही है मतलब नीचे खींच रही होगी, तो एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है, तो दोनों अपोजिट है। तो आप यहां देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कमते जीरो हो जाती है। मतलब रिटार्डेशन होता है कब? जब दोनों अपोजिट हो, v का डायरेक्शन हो ये और a का डायरेक्शन हो ये, तब रिटार्डेशन ऑकर्स। तो ये आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। और मैं इसी को और बताता हूं, जैसे ये टॉप पॉइंट पर बॉल पहुंच चुकी है तो बॉल अब नीचे आएगी। तो बॉल जैसे ही नीचे आएगी तो मूवमेंट किधर है? नीचे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज नीचे रहती है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी नीचे है, यानी सेम डायरेक्शन। और आप देखिएगा कि जैसे ही वो जमीन में टच होने वाली होगी बॉल, उसकी स्पीड बहुत रहती है। ओके, तब तो कैच करते हैं तो चोट लगती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लगा होगा एग्जांपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। व्हेन velocity's direction and acceleration directions is in the same direction, then acceleration occurs. That means speed changes increasingly. And when velocity's direction is opposite to acceleration direction, then retardation occurs,
विच मीन्स स्पीड चेंजेस बट डिक्रीजिंगली। ओके, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये मुझे लगता है बहुत सारे बुक्स में भी नहीं दिया है, बच्चों को खुद ऑब्जर्व करना रहता है। सॉरी मैंने खुद से बता दिया, मगर आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, अब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो 5 मिनट्स का आप ब्रेक ले लीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं तो लगातार वीडियो बनाऊंगा ही, तो फिर आप 5 मिनट्स के बाद इधर उधर से घूम के आइए, फिर स्टार्ट। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आपने रिफ्रेश हो लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन तक पूरी डिस्कशन कर ली थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ग्राफ। ओके, तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो आप इंटरनेट पे सर्च करिए कोविड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ग्राफ नजर आएगा जिससे आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई और प्लॉट कर सकते हैं कि कौन से डे पर कौन से केसेस आ रहे थे, और ग्राफ से ये भी पता कर सकते हैं कि किस रेंज ऑफ टाइम में कैसे कैसे कोविड बढ़ा, फिर कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ सेकेंड वेव में, फिर कैसे स्टैग्नेंट रहा, फिर अचानक से बढ़ने लगा। तो ये सब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। और ग्राफ के बारे में मैं आपको बता दूं, आपके बुक्स में भी लिखा होगा और आप एक नोट में डाल सकते हैं कि अ वेरी सिंपल वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, अ वेरी सिंपल वे टू रिप्रेजेंट डेटा, इतना काफी है, इस ग्राफ। आपको बहुत सारे तरह के ग्राफ से अभी कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जानना है तो वो है ये लाइन ग्राफ। ओके, सो सबसे पहले मैं एक्सिस बना देता हूं। सबसे पहले आपको दो एक्सिस चूज करना पड़ेगा, दो स्ट्रेट लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर परफेक्ट ग्राफ। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज दो क्वांटिटीज लेनी पड़ेंगी, जैसे स्पीड और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, मास और टाइम, कुछ भी आप ले सकते हैं। दो क्वांटिटीज तो डेफिनेटली चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर वैसी क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे सपोज इंडिपेंडेंट। अब वाई पर वो होंगी जो डिपेंड करे किस पर, जो क्वांटिटी है एक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मेरा मास 60 किलो है तो उसको टाइम से, मतलब टाइम को उससे कोई लेना देना नहीं है, टाइम बढ़ते जाएगा, लेकिन मेरा मास वो होगा ना, तो टाइम को उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है मेरे मास से, तो टाइम आएगा इधर और मेरा मास आ जाएगा इधर वाई पे। ठीक है, टाइम पे मास डिपेंड कर रहा है, टाइम मास अगर नहीं भी बढ़े नहीं भी घटे, मास नहीं भी हो, फिर भी टाइम चलते रहेगा ऑब्वियसली। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है टाइम। तो ये आपको पता चल गया, ये आप कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पर हमें देखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन चेंज होते ही साइन चेंज हो जाती है। सो हम नंबर लाइन तो जानते हैं, नंबर लाइन में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है, मध्य में, बीच में, मिडिल में जीरो रहता है, और एक डायरेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर्स और वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, और साथ ही साथ ये एक जीरो भी होता है, जैसे ये जीरो है नंबर लाइन का, तो इस साइड पॉजिटिव रहेंगे, तो यहां जो भी वैल्यूज आप बिठाइएगा वो पॉजिटिव होंगे, और नंबर लाइन के मतलब जीरो के इस तरफ आप जो भी वैल्यूज बैठाएंगे वो होंगे नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव। अब सिमिलरली ये वाई एक्सिस भी एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो जीरो के इस तरफ यानी इस तरफ पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव साइड, तो जो भी वैल्यूज बैठाइएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, लेकिन इस साइड जो आप बैठाइएगा वो होगा नेगेटिव। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पिज्जा की तरह इसे हमने 4 पार्ट में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ। ये नेमिंग याद रखनी है आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। या आई एम करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इस ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मास और टाइम लिया आपने, तो मास तो पॉजिटिव है, मास निगेटिव में होता है किसी का? किसी को आपने सुना है कि भाई साहब आपका वेट कितना है? तो मेरा तो -25 किलो, ऐसा तो नहीं है। तो टाइम भी पॉजिटिव होता है। कभी आपने सुना है -2 सेकेंड्स? आपने रेस कितने में खत्म की? -2 सेकेंड्स में। ओ नो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है इस पार्ट में, नंबर लाइन के इधर, तो टाइम तो हमें इधर ही लेना है। और y पॉजिटिव है नंबर लाइन पे 0 के इस साइड, तो y हमें इधर लेना है। तो जब दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन ग्राफ बनता है। वो आप लिख सकते हैं, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन लाइन ग्राफ जो है वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में तब बनेगा जब यहां पर कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो निगेटिव में हो और ऊपर पॉजिटिव में हो, तो तब ऐसे होगा, इधर बनेगा। और इधर कब बनेगा? जब दोनों निगेटिव में हो। निगेटिव में कब हो सकता है कोई भी क्वांटिटी? जब वो वेक्टर हो। एम आई करेक्ट? ओके, समझ में आया क्यों हो सकता है? क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन है, वो साइन चेंज कर सकता है। तो साइन चेंज करेगा तो ही तो निगेटिव होगा, जिसके पास साइन ही नहीं है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना? जैसे टाइम और मास। अब इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं। धीरे धीरे ग्राफ्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और वैसे फिजिक्स में उतनी ग्राफ की जरूरत है नहीं, ग्राफ की जरूरत है मगर ग्राफ के बारे में डीप में जानने की जरूरत नहीं है, जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। क्लियर? तो आई थिंक इतना काफी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले, जैसा कि ये एक रिवीजन लेक्चर है, एक वन शॉट में बताना है मुझे, तो मैं आपको बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स बता दूंगा। आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे आपको याद करना पड़ेगा। और एक सिंपल सी मैं आपको लॉजिक भी दूंगा जिससे आपको हो सकता है समझ में आ जाए। ओके, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोस्ट वांटेड। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाती है जो कि वेक्टर है। लेकिन यहां पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव। अब आपको देखना ये है कि कौन कौन से केसेस में, कंडीशंस में हम ग्राफ को बना सकते हैं। सबसे पहला केस तब कि जब ऑब्जेक्ट सिंपली यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा हो। नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा हो। इसके साथ एक और वर्ड आएगा आपके साथ, जैसे ही आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, कि स्लोप यहां पर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट। तो स्लोप क्या होता है अभी आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूं। और एक चीज लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ग्राफ में होगा स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं, नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस, नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस। आई थिंक इतनी बातें काफी है। पहली बात। सेकेंड बात, यानी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हो गया। और फर्स्ट पॉइंट स्लोप, व्हाट इज स्लोप? सो यहां पर दिख रहा है, ओके यहां लिखता हूं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा which is equal to P by B where it is perpendicular by base।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप देख सकते हैं, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए, पॉज करके नोट कर लिया, अब यहां से शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर लें और इस पॉइंट पर लें। ओके, तो यहां पर टाइम था t और डिस्टेंस था s1, t1 ले लेते हैं। ओके, और यहां पर सेकंड केस में टाइम है t2 और इधर है s2। तो क्या मेरा मन करेगा, मैं अगर देखना चाहूं कि क्या सच में ये स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ऐसे कैसे मैं आपकी बात मान लूं, है कि नहीं? तो मैं इसको जानना चाहूंगा। तो डिस्टेंस बटा टाइम करने से हमें मिलता है स्पीड। तो हम पहले करेंगे s1/t1, फिर हम करेंगे s2/t2। तो ये क्लियर है। तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल है? ठीक है, क्लियर? तो आप यहां पर देखेंगे कि s1/t1, तो ये देखिए यहां पर एक एंगल बनेगा। ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हैं। यहां पर एक एंगल बनेगा और ये एंगल, ये थीटा है, जिसका tan करेंगे, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए उनके लिए इजी है। सिंपल मैं आपको बताता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर बटा बेस करना है। सो व्हाट, क्या करना है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, s1। कैसे, ये कैसे हो सकता है, s1 कैसे है? तो आप देखिए कि इस पॉइंट पर ये 0 है ना, और ये बढ़ा, यहां पर इस पॉइंट का वैल्यू है s1, तो वही वैल्यू इस पॉइंट का भी होगा s1 यहां पर। तो 0 से s1 यानी इस पॉइंट की वैल्यू है s1। तो परपेंडिकुलर है हमारा s1 यहां पर, और बेस यानी ये, तो 0 से t1 विच इज t1। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। अब मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला AO और C, AOC, ये वाला बड़ा ट्रायंगल है। इसका भी एंगल है मेरे पास ये थीटा। तो ये थीटा भी सेम है, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे। ये क्या है, ये 0 से s2 तक, तो इस परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया s2, और टाइम बढ़ा है ना, तो टाइम हो गया t2। अब ये थीटा इक्वल है ऑलवेज, जब भी, अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, यहां तक आपको क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं, पूरा नोट कर लिए हैं। अब आप देखिए, ओके, सो ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं, हाँ, और ये भी मिटा ही देते हैं। ओके, अब आप देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन था, ये ऐसे एक स्लोप है। स्लोप तो इसी को कहेंगे क्योंकि इसी स्लोप के आधार पर इसके एंगल को हम स्लोप कहते हैं। मतलब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन को उठा के मैंने यहां रख दिया, इस स्ट्रेट लाइन को उठा के मैंने यहां रख दिया, ये पॉइंट्स थे, तो मुझे पता चला कि ये एंगल और ये एंगल, तो 3 एंगल है मेरे पास। एक स्मॉल, मतलब ये यहाँ पे और यहाँ पे। मुझे पता चला कि तीनों एंगल का मेजर सेम है। कितना इंटरेस्टिंग बात है, तीनों एंगल का मेजर सेम है, और इस एंगल को हम कहते हैं, पहली बात, स्लोप। स्लोप क्लियर है। अब स्ट्रेट लाइन है, और क्यों ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और हमने क्यों स्ट्रेट लाइन बनाया ऐसे, नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस, यानी ऐसे बनाते तो पैरेलल हो जाता है एक्स के, ऐसे बनाते तो पैरेलल हो जाता है एस के, तो मैंने ऐसे बना दिया। तो यहां पर जो स्लोप है वो ऑलवेज इक्वल है। क्लियर? अब ये टॉपिक खत्म। अब सिंपली हमें नेक्स्ट टॉपिक पर आना है। जैसे और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और क्या कंडीशंस हो सकती हैं?
फर्स्ट कंडीशन अब ये हो सकती है कि आपने मूव करना शुरू किया मगर कुछ देर के बाद आप मूव करना बंद कर दिए। रेस्ट की कंडीशन, मोशन की कंडीशन बता दी मैंने आपको। अब रेस्ट की कंडीशन होती है स्ट्रेट लाइन, इसे आप नोट कर ले, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से मेरा मतलब है ये वाली, इसके पैरेलल है, देख सकते हैं। तो यहां क्या है, इसकी टाइम तो बढ़ते जा रही है, एम आई क्लियर? और ये s का जो वैल्यू है वो तो तब इंक्रीज करेगा ना जब ये ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, चेंज होगा। नहीं, ये तो एक ही वैल्यू पर अड़ा हुआ है बहुत समय से, बहुत सारे टाइम से, तो ये रेस्ट में है। सिंपल। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो, ये सब हो गया। और वैसे ये बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगाइए। लॉजिक इज द बेस्ट मैजिक इन फिजिक्स। ओके, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, कुछ देर के लिए खाना पीना करने के लिए रुका, ठीक है। उसके बाद ये वापस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस वापस इसका 0 हो गया, माइनस में होते गया, ठीक है। इसने डायरेक्शन चेंज कर ली यहां पर। मतलब मैं आपको बताता हूं सिंपल टर्म्स में, ये यहां तक गया तो मैंने नोट किया कि ये 5 मीटर गया था, फिर ये 5 मीटर ही रहा, यानी इसने रेस्ट किया, फिर इसने अपनी कार घुमाकर ये वापस 0 पे आ गया। ये तो 0 है ना, उसके लिए, इसके लिए तो ये 0 पॉइंट है ना, इस स्ट्रेट लाइन के लिए ये तो 0 पॉइंट है। ऐसे वैल्यू अलग अलग हैं लेकिन ये तो 0 पॉइंट ही है। तो ये 0 पे आ गया फिर से, जैसे 0 से 5 पे गया था, 0 से 5 पे गया, फिर 5 से 0 पे आ गया। तो 5 से 0 पे आने के लिए उसको अपने डिस्टेंस को माइनस करना होगा। माइनस क्यों किया? क्योंकि वो अब ये डिस्प्लेसमेंट में घुस गए हम लोग। तो सेम केस होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ भी। बस डिस्प्लेसमेंट में एक और इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या? डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो भी 3 तरह का होगा। जैसे जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, स्ट्रेट लाइन, स्लोप इक्वल है इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ये स्लोप ऑलवेज इक्वल रहेगा, किसी भी पॉइंट पर ले लो। और ये दूसरा ग्राफ है जब स्ट्रेट लाइन नहीं मिले, हमें एक कर्व मिले, एक कर्व। तो ये कर्व कैसा है, क्यों है? तो इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। ओके, और इसका मतलब है कि मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? और आप यहां पर नोट करेंगे कि जैसे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का मैंने स्ट्रेट लाइन बना के देखा, इस पॉइंट पर तो इस लाइन का स्ट्रेट लाइन बना के देखा, इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन बना के देखा, तीनों एंगल डिफरेंट है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, तीनों एंगल डिफरेंट है, इसलिए स्लोप डिफरेंट है, और स्लोप डिफरेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, सेम वेलोसिटी से ये नहीं चल रहा। और ये निगेटिव में भी इसके ग्राफ जा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर सेम केसेस में ग्राफ निगेटिव में जाएंगे, तो वो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों हमारे हो गए हैं, कुछ ग्राफ्स और हैं जो हम कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने इन दोनों ग्राफ्स को डिस्कस जब कर ही लिया है तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को नोटिस किया होगा कि जैसे दोनों ग्राफ्स में जो स्लोप का वैल्यू आ रहा था, उनके स्लोप से हमें पता चला है स्पीड। जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में बात की गई थी तो हमें उनके स्लोप से पता चला स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मतलब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके स्लोप से हमें पता चला वेलोसिटी। सो ये आप नोट कर लीजिए कि स्लोप से क्या क्या पता चला। अब सिंपली हम आगे बढ़ेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ, ओके, सो वो भी सिमिलरली जाएगा
से हो गया। अब ये यूनिफॉर्मली जा रहा है, इसका स्लोप सेम होगा, वो आपको पता है। और जब इसका स्लोप सेम है और ये है हमारा v/t, यानी यहां तो एक्सेलरेशन हो रहा है। सही कह रहा हूं मैं? यहां तो एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे लेता हूं, जब हमारी वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी, और जब हमारा टाइम था t1, ठीक है, और जब हमारी वेलोसिटी हो गई v और टाइम हो गया t2। यहां पर क्लियर है? मैंने इसके सामने सामने लिया है, इसके सामने सामने। ओके, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? जस्ट अ मिनट। पहली बात, u के लिए यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। जैसे सपोज ये बनाया मैंने, ये एक बड़ा ट्रायंगल है जो v के लिए है और t2 के लिए है ना, v के लिए और t2 के लिए। मगर यहां पर u भी तो है, तो ये लोग कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? इस पॉइंट पर। तो आप अगर देखें, इसका परपेंडिकुलर ये है, यहां पर एक एंगल बनेगा जो कि इसका स्लोप है। अब देखते हैं इसके स्लोप से क्या पता चलता है। यहां एक परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू होगा v माइनस यू। देख सकते हैं यहां पर u था, यहां पे v है, तो इसका होगा v माइनस यू परपेंडिकुलर का मेजरमेंट, और बेस का मेजरमेंट होगा t2 माइनस t1। आप देख सकते हैं t2 माइनस t1। सो आप यहां पर देख सकते हैं v माइनस यू बाई टी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। हमें पता चल चुका है कि स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम के स्लोप से पता चलता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को भी यहां ऐड कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन है, हो गया। अब सेकंड केस तब होगा जब कुछ भी इंक्रीज नहीं करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। तो यहां पर बताइए कैसे होगा, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कैसे होगा। तो ये पैरेलल चलेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि वैल्यूज तो ऐसे हैं, ऐसे में इंक्रीज होगा। तो ये वाली वैल्यू को पकड़ के ही वेलोसिटी आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब सेम वेलोसिटी है थ्रू आउट द जर्नी, टाइम पासेस। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब सिंपल है, वेलोसिटी के कुछ टर्म्स जाएंगे निगेटिव में भी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सिमिलरली सेम केस से निगेटिव में भी हम इसे बना देते हैं, जो कि प्रीटी सिंपल है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। जैसे ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है? जी बिल्कुल। कैसे? वो ऐसे कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज की है इस पॉइंट तक, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर गई है 0 तक, ठीक है। यहां पर है टाइम। अब मुझे आप बताइए कि मैं क्या इस ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली आपको यह बात ध्यान में रखना है कि स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के जो फिगर बनेगा, उसमें ट्रायंगल बने, रेक्टेंगल बने, कुछ भी बनता है, ट्रेपीजियम भी बनता है, पैरेललोग्राम भी बनता है, तो उसके अंदर का एरिया आप निकालें। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, तो मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा। यहां पर एक ऐसे ड्रॉ करके, ये T2 है, ये T1 है, और ये तो 0 है ही। ओके, तो 2 है तो मैं 2 से इंटू कर दूंगा। इस एक ट्रायंगल का है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इस एक ट्रायंगल का है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 2 ट्रायंगल है इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। यहां पे कोई प्रॉब्लम? मैं बस इस फिगर का एरिया निकाल रहा हूं, नथिंग एल्स, ठीक है। सो आप यहां पर देखेंगे
कि 1/2 इंटू, और ये था बेस यानी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अच्छा एक सेकेंड, इस 2 को आप हटा दीजिए, ये तो तभी वैलिड है ना जब ये बेस इक्वल हो, जरूरी थोड़ी है कि बेस इक्वल हो। ओके, तो वो आप हटा दीजिए। तो ये हो गया बेस T2 माइनस T1 और हाइट हो गया इसका V, 0 था V हो गया, है ना, हाइट हो गया इसका V। क्लियर? और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है T2 माइनस T1 वो आएगा सेकेंड्स में, और ये वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, 1/2 है ही, मतलब मैं आपको यूनिट से बताना चाह रहा हूं कि रियली में ये डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। टाइम का यूनिट सेकेंड और इसका मीटर पर सेकेंड, तो यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा मीटर्स में। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट एरिया से निकल जाएगा। सिमिलरली इधर T1 वैल्यू हो गया बेस का, और हाइट का वैल्यू हो गया यही V, और 1/2 तो है ही, तो यहां पर भी मीटर आएगा, यूनिट एज ए यूनिट। तो आपको क्या क्या पता चला? पहली बात नोट करिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ से, के स्लोप से आपको स्पीड और वेलोसिटी मिलता है रिस्पेक्टिवली। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के स्लोप से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व से, पता है जो भी स्ट्रेट लाइन भी होता है ना, इसको हम कर्व कहते हैं। ग्राफ में जो भी स्ट्रेट लाइन भी होगा उसे हम कर्व कहते हैं। तो कर्व से जो भी फिगर बनेगा उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये सब कैलकुलेशंस और डेरिवेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब खुशी की बात यह है कि ग्राफ चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हमें बस इक्वेशंस जानने हैं और एक सर्कुलर मोशन पे हल्की सी झलक दे देनी है, जो कि बहुत सिंपल है। ओके, जस्ट अ मिनट। बस अब आई थिंक मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 8 मिनट्स लगेंगे। हाँ, अगर ये आप इंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, है कि नहीं? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब एक ग्राफ अगर आप ऑलवेज याद रखें, ओके, इस ग्राफ को छोड़िए, मैं यहां बनाता हूं, बस यही ग्राफ आपको याद रखना है। तो ये है आपका U, और ये है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने लिया, ये है आपका V, ठीक है? हाँ, ये टाइम का ग्राफ है, और आपको क्या करना है, आपको बस इस ग्राफ को याद रखना है। ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, है ना, क्लियर? तो अब आप देखिएगा कि ये बनेगा एक ट्रेपीजियम, दो साइड्स पैरेलल हैं, या फिर आप इसे बांट सकते हैं एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में। तो मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं, O E A, और इसको B और इसको C। अब कैसा लग रहा है? ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मगर कुछ नहीं था। देखिए मैं फिर से यहां करता हूं, इस बार ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां बीच में से लेके बस इसको थोड़ा सा उठा देना है, बस यही ग्राफ है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन कर दिया मैंने, क्योंकि एक क्लोज्ड फिगर चाहिए हमें, ताकि हम वहां से डिस्टेंस निकाल सकें, स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल सकें। तो एक क्लोज चाहिए हमें फिगर। तो इस फिगर तो को क्लोज करने के लिए बस इसको इधर से सटाना होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये एक क्लोज फिगर बन गया, जो कि अब एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल बोलिए, या फिर उसको एज अ होल लीजिए, तो ट्रेपीजियम लेना होगा। ओके, एम आई क्लियर? आई थिंक इट्स ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं अभी आपको बताता हूं। पहली बात, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम प्रूफ कर चुके हैं स्लोप से कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो ये तो आपको पता है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूंगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टी। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आपको पता चल गया कि ये वाला फिगर कैसे आया है, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं, और v माइनस यू रह जाएगा और t इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और v इज इक्वल टू यू माइनस में है, प्लस में चला जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर देखिए सिमिलर इक्वेशन आ गया। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, आपका मन। अब सबसे मेन बात, ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट भी और बच्चों को, स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, जैसे ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन। अब आप इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बस ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए, ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी। अब यहां पर हम देखेंगे, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अंदर के एरिया से कुछ होगा, जी हां, क्यों नहीं। सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं, तो ये है लेंथ, ये है लेंथ ए बी हमारा s इज इक्वल टू, उसको रहने दीजिए, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी इंटू ए ई प्लस, अब ट्रायंगल की बारी, तो हाफ और बेस क्या है, ये है ए बी, बेस इंटू हाइट, ये क्या है, ए सी। अब आप यहां पर देखिए, पहली बात कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को ओ ई लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा इसे ओ ई इंटू, अब ए ई को मैं ओ बी लिख सकता हूं, देखिए लेंथ और लेंथ तो सेम होता है, तो मैंने ए बी को लिख दिया ओ ई, क्लियर। अब ए ई को मैं लिखूंगा ओ बी, ब्रेथ भी सेम होता है, एनी प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक। तो अब है मेरे पास ए बी, और इस ए बी को मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले, अच्छा ए बी को छोड़िए, आपको तो पता है कि 2 इंटू 3 लिखें चाहे 3 इंटू 2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर स्मार्ट। तो यहां पर हम पहले ए सी को लिखते हैं, क्लियर। तो ए सी इंटू ए बी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर ही रहेगा। तो मैंने किया ए सी, और ए सी क्या है, ठीक है, यहां पर रहने दीजिए, ए सी को ए सी रहने देते हैं, ए सी, और इनटू, अब ए बी है हमारे पास, तो जस्ट अ मिनट, ओके, ए बी है को ओ ई लिख सकते हैं, है ना, तो मैंने लिखा इसे ए बी को ओ ई, यस ओ ई। तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां तक क्लियर है, ओ ई मैंने इसे लिखा ए बी को। तो अब यहां से फिर से शुरू करते हैं आपके लिए, अब देखिएगा एकदम क्लियर रहेगा, 1/2 इंटू, सबसे पहले आया मेरे पास, ए सी ले रहे थे हम पहले, तो अभी भी ए सी ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये ए सी को मैं लिख सकता हूं ए सी बाई ए बी इंटू ए बी, यहां पर ए बी से ए बी क्रॉस हो जाएगा, तो ए सी ही रहेगा, वैल्यू सेम रहने वाली है। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ए सी है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी है, v माइनस यू। ए सी को आप v माइनस यू ही लिख पाइएगा, मगर अगर ए सी बाई ए बी करेंगे तो ए बी क्या है, एक तरह से वो टाइम है, तो वो एक्सेलरेशन के वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए सिंपल रहेगा, हम एक टर्म बता सकेंगे। तो मैं ए सी को कहता हूं ए सी बाई ए बी इंटू ए बी, ठीक है, ये था मेरा ए सी। अब इंटू ए बी बाकी है, ये तो मेरा ए सी था टोटल, अब ए बी बाकी है सॉरी, तो ए बी लिख देता हूं, ए बी। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं ओ ई इंटू ओ बी प्लस हाफ ए सी बाई ए बी डॉट, मल्टीप्लाई है इसलिए डॉट लिख सकते हैं, ए बी को मैं लिखता हूं ओ ई, लिख सकते हैं, देखिए लेंथ सेम होता है, ओ ई,
और इनटू फिर से ए बी को मैं लिखता हूं ओ ई, लिख सकते हैं। तो अब आप यहां देखिएगा, अब आपकी नजरों के सामने होगा जादू। तो यहां पर ओ ई, ये ओ ई जो है वो हमारा टाइम है, मैंने लिख दिया। और ये हमारा ओ बी जो है, ओ बी तो u है क्योंकि 0 से u यानी u माइनस 0 विच इक्वेट्स टू u, तो u। अब प्लस हाफ, और आपको पता है AC बाई AB क्या है, मैंने आपको बताया था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज द स्लोप एंड सॉरी फॉर द नॉइस, आई कैन नॉट हैंडल इट, इट इज नॉट इन माई हैंड्स। ओके, सो दिस इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द ग्राफ। एंड नाउ व्हाट इज OE? OE इज टाइम, है ना, और बाहर भी OE है तो वो भी टाइम हुआ। तो आप यहां देखिए TU को मैं UT लिख देता हूं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो क्या ये आ गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर? एकदम सिमिलर है, मतलब सिमिलर नहीं सिंपल है। तो कोई भी प्रॉब्लम हुई हो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट इक्वेशन, आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, मुझे नहीं लगता हमने एक भी टॉपिक को मिस किया है और वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। सो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। तो आप सोचिएगा, पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस AT और दूसरा था s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एम आई क्लियर, है ना? ये सब तो देखा हुआ इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है, मगर यू कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में से टाइम को हटा दिया गया है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, बिना टाइम के आप इक्वेट कर सकते हैं। तो टाइम को पहले हटाएंगे, u प्लस AT हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो अब यहां से देखिए v u प्लस में है, माइनस में आएगा, v माइनस यू बाई, अच्छा दो स्टेप कर लेंगे नो प्रॉब्लम, AT ऐसे बचा। तो और v माइनस यू बाई a मल्टीप्लाई में है और t बच जाएगा, यानी टाइम का वैल्यू आया इक्वेशन 1 v माइनस यू बाई ए। और आप इसे याद कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प होगी। अब आता है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका सेकेंड था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस t के वैल्यू को अगर हम पुट कर दे तो यहां से t हट जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा थर्ड इक्वेशन आ जाए, हो सकता है, तो देखते हैं करके कहीं आ जाए। तो u इंटू v माइनस यू बाई ए, क्लियर, t के बदले मैंने लिख दिया, प्लस 1/2 a इंटू v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, क्लियर, t स्क्वायर, और ये उधर ऊपर है, ये स्क्वायर नहीं है, ओके। और s इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इसके साथ करना होगा फिर उसके साथ करना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि uv माइनस यू स्क्वायर, ये तो u था तो u स्क्वायर हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई किया तो uv हो गया, बाई a, ठीक है, बाई a, बाई में a है। अब प्लस हाफ a v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, मैं इसे लिख सकता हूं कि नहीं, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया मैंने इसे, सिंपल, और a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये a मल्टीप्लाई में है तो ये a टाइम्स में काटेगा इसको, ओके। अब हमें गौर से देखना होगा कि अब लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं, ये a है और ये 2a है, तो मैं a यहां से मिटा देता हूं, कट गया है आपको पता है, तो ये 2a है, तो एलसीएम क्या होगा 2a। अब देखिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये a है, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2uv
माइनस 2u² प्लस, अब 2a तो ये है ही, तो सिंपली आप इस टर्म को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, v² प्लस u² माइनस 2uv प्लस 2uv और माइनस 2uv कैंसिल। अब मैं ये वाला मिटा देता हूं। अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर 2a जो है वो डिवीजन में है, तो इधर 2as कर दूं मैं इसे, और 2as, s था 2a इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो अब वो सिंपली ऐसा टर्म में बच गया। इन दोनों को काट चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, v² और इसको अगर आप करें प्लस u² और माइनस 2u² तो वो माइनस u² हो जाएगा, और 2as प्लस u² इज इक्वल टू v² लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डेरिवेशन बता दी और आप मैच कर सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। आवर ऑल इक्वेशंस आर ऑल्सो फिनिश्ड। अब एट लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेन जिसमें आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं उसको अच्छे से और जल्दी आपको बता देता हूं। इट विल ओनली टेक मी 2 minutes, ओके, जस्ट अ मिनट। दिस इज अ ह्यूज सर्कल विजिबल टू यू। मैं इस पॉइंट पर था मेरा ऑब्जेक्ट, तो टेंजेंट में हम डायरेक्शन निकालते हैं। टेंजेंट क्या होता है? रेडियस से परपेंडिकुलर एक लाइन, ओके, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो टेंजेंट होगा ये, डायरेक्शन है मोशन का ये। तो पहले ये था, अब ये है डायरेक्शन चेंज, यानी वेलोसिटी चेंज, हर वेक्टर क्वांटिटी चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज, एवरीथिंग चेंज। वेलोसिटी हर वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, स्केलर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, चाहे वो थ्रू आउट द सर्कल 5 मीटर पर सेकेंड से ही क्यों ना चल रहा हो, मगर डायरेक्शन में चेंज है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्लियर? सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, और ये हो गया। अब सिंपली 2πr बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू 2πr, मतलब सरकमफ्रेंस बाय टाइम, और ये हर वक्त तो सेम रहेगा नहीं, तो ये करना बेवकूफ़ी है, वेलोसिटी इसमें वेरिएबल है, मगर इफ मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम यू कैन डू दैट, यू कैन अवॉइड द डायरेक्शन पार्ट। अब यहाँ पर सिमिलरली टाइम निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस बाय स्पीड करके, सेम इक्वेशंस हैं। और ये रहा आपका मोशन का चैप्टर खत्म। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फोर्स एंड एक्सेलरेशन नामक चैप्टर में। बाय।